विवेक श्रीवास्तव, इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की, नारकोटिक्स के मनी की, किस तरीके से फिल्में फाइनेंस हो रही है, टेक्नोलॉजी का क्या भविष्य में बॉलीवुड के योगदान होगा। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं मिस्टर नवीन कुमार, ये फाउंडर डायरेक्टर हैं नेटिवुड एंटरटेनमेंट्स के। तो नवीन कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आजकल जब भी हम मीडिया को खोलते हैं, खासकर सुशांत सिंह वाले एपिसोड के बाद, तो लगभग रोज मीडिया में डिबेट हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के इस इशू के ऊपर। कोई सुसाइड कह रहा है, कोई मर्डर कह रहा है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, बिहार महाराष्ट्र की लड़ाई हो रही है, सीबीआई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड जो कि एक क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसको कंट्रोवर्शियल बना रही हैं। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सही में बॉलीवुड कंट्रोवर्शियल हो चुका है, माफिया वगैरह है, इसमें क्या हो रहा है? अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो 80 के दशक में 70, 80, 60, 70, 80, 90 तक के दशक में फिल्में अनगिनत फिल्में बनती थी। इनफैक्ट वी वर सपोज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्टिल वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। बट एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम पिछले 5-7 सालों का अगर हम फिल्में जो बन रही हैं उनकी गिनती की जाए तो वो ट्रिपल फिगर्स में नहीं जाती है, वो 3 फिगर्स में नहीं आती है, 2 फिगर्स तक में ही रह जाती हैं ईयरली। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे वक्त में उस वक्त में पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिंगल सिनेमा हॉल होती थी, अब वो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत से क्षेत्रों में दूर दराज तक एक सिनेमा हॉल भी नहीं है। तो अब ये जो इनका ब्रैकेट है फिल्म प्रोड्यूसर्स का, फिल्म डायरेक्टर्स का और एक्टर्स का, वो बहुत संकुचित हो गया है, बहुत कम हो गया है। नए लोगों को अब इस जगह नहीं मिलती है। अब वो जो छोटे तबके के लोग हैं और वही सभी पैसे अपने आप में वसूलना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अचंभित होने की बात नहीं है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता हो, क्राइम का पैसा लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है और इसमें रिटर्न जो है मोर और लेस हमेशा 100% के ऊपर ही रहती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई क्रिएटिविटी कम हुई है और पैसे का बोलबाला ज़्यादा हुआ है? अक्सर हम भाई मीडिया में पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं, पेज 3 पे देखते हैं, दुबई में पार्टी हुई और फलाने फिल्म स्टार्स गए, वहाँ क्रिमिनल्स भी हैं, माफिया डॉन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि द क्रिएटिव वैल्यू ऑफ बॉलीवुड हैज़ गॉन डाउन? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि क्रिएटिव वैल्यू, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, क्रिएटिव वैल्यू और पैसा एंड क्राइम, दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स। क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग मामला हो जाता है। वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं जिनके पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किस तरह की फिल्मों में लगा रहे हैं, वो फिल्में कितनी कमा रही है, ये अलग विषय है। क्रिएटिविटी अलग विषय है। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो अभी मनीष मुंद्रा की फिल्में देख लीजिए आप, चाहे मसान हो या आपका अभी रिसेंटली उन्होंने संजय मिश्रा जी के साथ जो फिल्में बनाई थी। तो एक से क्रिएटिविटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उनकी बिज़नेस पर्सपेक्टिव वैल्यू पूछेंगे कि भाई अगर उन्होंने 50 करोड़ में फिल्में बनाई तो कितनी कमाई, तो मैं बोलूँगा 100 करोड़ 150 करोड़ कमाए हैं। बट यहाँ पे जो अगर वो अंडरवर्ल्ड के पैसे की बात होती है तो वो जो फिल्मों में लगती होंगी वो कम से कम 500 करोड़ तक कमा लेती हैं, क्योंकि उनका सब कुछ मेगा बजट किया जाता है। नहीं, अब ये जैसे कि अभी ये सुशांत सिंह राजपूत केस को भी हम देख रहे थे तो इसमें बड़े बड़े नाम आए और लोगों ने कहा साहब लॉबी होती है, और जो लॉबी होती है वो आउटसाइडर को आने नहीं देती, खासकर कोई बिहार यूपी का है तो उसके खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट होती है। तो इसके बारे में क्या इस तरह का कोई माहौल है बॉलीवुड के अंदर? बहुत हद तक मैं बोलूँगा हाँ है, और हकीकत में है ये बात। एक सिंपल सी लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर मेरी इनकम फिल्म इंडस्ट्री से या किसी फिल्म से, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं साल में 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई कंपटीटर सामने से आए। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, और मेरे पीछे जो लोग मेरे इससे कमा रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई इनका कंपटीशन उनके सामने आ जाए और जो उनके बस के बाहर हो, जो उनके कंट्रोल में ना आए। नहीं, पर आप कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है, कोई बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन में भी है, राजनीति में भी है, आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए कंपटीशन है। तो उसके लिए अनएथिकल बिहेवियर या क्राइम का सहारा लेना, क्या आपको नहीं लग रहा बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं? आपको इसमें 2 तरीके से देखना होगा। बिजनेस में कंपटीशन होती है। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक खास सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर किसी का बेटा टैलेंटेड नहीं है या किसी की बेटी टैलेंटेड नहीं है तो क्या आप उसको स्टार बना सकते हैं?
अगर उसके माँ बाप स्टार्स हों या बड़े राजनीतिक, आई मीन कैन द सन और डॉटर ऑफ अ पॉलिटिशियन ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड पॉलिटिशियन और अ गुड फिल्म स्टार जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स थे? बात अच्छे स्टार और बड़े स्टार बनने की नहीं होती है, बात होती है कि उसको अपने पैर रखने का जगह किस जगह पे मिला है, जहाँ पे वो आज खड़ा होकर के वो फिल्मों में घुस रहा है, आ रहे हैं, जिस तरह की फिल्मों में आ रहे हैं बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ, उस मुकाम को हासिल करने में एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को सदियाँ लग जाती हैं। हमारे बीच में पीछे जो हमारे एक्टर्स, क्या नाम है उनका, दैट राजस्थान आर्टिस्ट जिनका जो एक्सपायर कर गए, उन्हें आज तक किसी ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्में नहीं दी। उनको हॉलीवुड से फिल्में मिली, उन्होंने हॉलीवुड की फिल्में की, बट यहाँ के जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, उन्होंने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने उनको कोई फिल्में नहीं दी। यहाँ पे उन आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने फिल्में दी हैं जिनको एक्चुअली आर्टिस्टिक वैल्यू का पता होता है, और उनको ये भी पता होता है कि मेरे पैसे ना डूबेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं लॉस में नहीं जाऊँगा। जी, अब आगे आपने कहा था जैसे कि पहले भाई एक पर्दे पे फिल्में दिखाई जाती थी, फिर मल्टीप्लेक्स बने, एक ही ढांचे के अंदर कई पर्दे लगने लग गए, फिर आज हम देखते हैं साहब ये इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं। तो ये आगे आने वाले समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल? अब सब इंटरनेट पे होगा क्या? ये वीडियो ऑन डिमांड वगैरह क्या सब बदल जाएगा? पिक्चर हॉल जाना क्या लोग बंद कर देंगे? इंटरटेनमेंट का स्वरूप हमेशा बदलता रहा है जी। अगर हम आदि ज़माने से भी देखें तो भांड हुआ करता था, जो जाके गाना बजाना करते थे, फिर गांव में नाच गाने होते थे शादी ब्याह के मौसम टाइम में, या किसी पर्व त्यौहार के टाइम में। चेंज होता रहता है। रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर फिल्में आई, मल्टीप्लेक्सेस आ गई। मल्टीप्लेक्सेस आने से क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक एक्टर की एक फिल्म 6 महीने में रिलीज़ होती है, और एक मल्टीप्लेक्स में अगर 4 हॉल हैं तो चारों हॉल में उसको अलग अलग टाइमिंग पे सेम फिल्में दिखाई जा रही हैं। पब्लिक के पास ऑप्शंस नहीं दिया जाता है। उस समय एक्टर्स की और उस सुपरस्टार की इतनी पकड़ होती है इन सिनेमा हॉल मालिकों के ऊपर कि उनको बोलते हैं कि बॉस सिर्फ मेरी फिल्में लगेंगी। अगर किसी कारण से कुछ फिल्में लगानी भी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान सरकार ने ये किया था कि भाई मराठी फिल्में लगेंगी, तो उनको वो मॉर्निंग का स्लॉट देते हैं, मॉर्निंग का 2 स्लॉट देंगे, बस उससे अधिक नहीं देंगे कि भाई हम दिखा तो रहे हैं ना, एक स्लॉट दे रहे हैं। तो वीडियो ऑन डिमांड आपके हिसाब से फ्यूचर है? आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ, इतनी हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उनकी मोनोपोली इतनी हो जाती है कि जो बी ग्रेड के, जो नीचे तबके के जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मूवी हॉल नहीं मिलती है। जब उनको हॉल नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास ऑप्शंस क्या बचता है? पहले एक ज़माना था कि कितने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते थे, बिक जाते थे, घर द्वार बेच करके बड़ा पाव बेच रहे होते हो या चाय की ठप्पी लगा रखे होंगे। बट अब उनके सामने ये वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म आया। वो अब वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म क्या है? वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डिमांड के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से आप फिल्मों को देखते हैं, उसको पे करके। हाँ, पैसे उसमें आधे लगते हैं, आधे से भी कम हो जाते हैं, तो उसमें लेकिन फ़ायदा जो होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है उनको होता है, और प्रोड्यूसर्स को होता है जो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, जमा पूंजी किया है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इंटरटेनमेंट का स्वरूप जिस तरीके से चेंज हुआ है, 80 के दशक में एक न्यूज़ टीवी चैनल होता था दूरदर्शन, उसके बाद 90 के दशक में 2 चैनल हुए, प्राइवेट चैनल्स आए, जी आया और स्टार आया, और आज की डेट में वी हैव मोर देन 1000 चैनल्स इन इंडिया रजिस्टर्ड। इंटरटेनमेंट आस्पेक्ट में न्यूज़ वगैरह सब मिला दे तो 1000 से ऊपर जाते हैं। उसका यूट्यूब आया, ऑनलाइन में चेंजेस आए। यूट्यूब ने पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी सिस्टम को बदल डाला, और इसी प्रोस्पेक्ट में जो वीडियो ऑन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट था, ये लोगों के दिमाग में बहुत पहले ही आ चुका था, बट मार्केट प्रोबेबली रेडी नहीं थी। इवन हमारी कंपनी भी नहीं रेडी थी उस समय, जिस समय हमने ये कंसीव किया था। ये 2011 की बात बोल रहा हूँ मैं, आइडिया उसके पहले की होगी, वो अपनी जगह पे है। लेकिन 2013-14 के बाद से, 15 के बाद से, रादर 2015 के बाद से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म चेंज होता है,
और ये एक बहुत ही सटल और बहुत ही बड़े पैसा कमाने का बिना खर्च का फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर हो गया है। अब बी ग्रेड सी ग्रेड कोई भी बंदा हो, कोई भी आदमी हो, अपनी फिल्में बनाए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के जो 2 टॉप के जो चैनल्स हैं, उनमें फिल्में जो हैं वो सिर्फ उस प्रोडक्शन हाउस से आएगी जिस प्रोडक्शन हाउस को कोई खान साहब, कोई सिंह साहब कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर वो प्रोड्यूसर फिल्म लेके जाता है तो उसको उसके रेट से मुश्किल से 10% अधिक या 10% कम देकर बोलेंगे कि भाई इससे अधिक हम नहीं दे सकते, तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो तुम जाओ। मेरा एक सवाल मेरे एक सवाल मैं आपको रोकूंगा। अब आप कह रहे हैं साहब कि बड़े लोगों का इंटरवेंशन रहता है इस वक्त पिक्चर हॉल में, जब हम या मल्टीप्लेक्सेस में हम मूवीज़ की रिलीज़ की बात करते हैं, तो क्या वीडियो ऑन डिमांड में इनका इंटरवेंशन नहीं रहेगा? जिनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास इतना धन है, वो तो वीडियो ऑन डिमांड के 10 प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे और उस पर वही कंटेंट दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 इंटरनेशनल कंपनीज आई हुई है, ऑलरेडी दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस सेट ऑफ पीपल। जी, वो एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेट ऑफ पीपल वहाँ पे फिल्मों में फिल्म हॉल को अपने हिसाब से दिखाएंगे, वो अपने हिसाब से कंटेंट दिखा रहे हैं। अगर आप जाते हैं फिल्में दिखाने के लिए तो बोलेंगे जी मैं आपको एडवांस कुछ नहीं दूंगा, आपको पर मूवी का अगर जो भी पैसा आएगा। मान लीजिए मैं अमिताभ बच्चन जी को नहीं प्रमोट करना चाहता हूं और वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स में मेरा मेजर स्टेक है, तो शायद मेरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैं उनकी पिक्चरें नहीं दिखाऊं, तो बात तो डिस्क्रिमिनेशन की वहीं आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन की आएगी, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ओपन है। उसके इसमें बहुत सारे चैनल्स खुल चुके हैं, बहुत से चैनल्स खुल रहे हैं। अगर हम वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर रीजनल चैनल्स की अपने वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उनके अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, बट अब वो जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री का होना चाहिए था, जो बंद हो चुका था, विच वॉज केप्ट विद द हैंड पिक्ड टू द हैंड पिक्ड पीपल, हाँ, वो डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। अब ये जो आर्टिस्टिक फर्टर्निटी है, मूवी मेकिंग फर्टर्निटी है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन एनी बुलीज बाय द सिंग्स और खान्स और बाय एनी XYZ पीपल। सो ये डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है और हमने इसी की शुरुआत करने के लिए 2011 में अपने आप को लाया था। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जाते जाते नवीन कुमार जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम जब छोटे होते थे तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों के रोमांस की जगह होती थी एक पिक्चर हॉल। वो पिक्चर हॉल जहां पिक्चर देखी जाती थी, बाहर निकलते थे, चिल्लर इकट्ठा करते थे, बड़ी मुश्किल से पॉपकॉर्न खरीदते थे, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा हो तो शायद एक छोटी सी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, और वही एक आइडिया ऑफ रोमांस था। तो क्या आपके हिसाब से ये रोमांस अब ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अब अभी भी आप देख सकते हैं। आप कनॉट प्लेस के बस कार स्टैंड में चले जाइए, वहाँ पे वो कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं बच्चे और गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स। पिक्चर हॉल की जगह बाहर बैठेंगे तो ठीक है, वो पार्कों में बैठेंगे और भी बहुत सी जगह है जहाँ वो बैठेंगे और बैठते हैं। तो कहने का ये अर्थ है नवीन कुमार जी का कि आने वाले समय में वो नॉस्टैल्जिक रोमांस जिससे हम सब बड़े हुए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और रोमांस शायद लोगों को सड़कों पे करना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर हॉल बंद होने जा रहे हैं। इतना कहते बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमारे साथ आए, इंडिया डेयर्स में आपने बातें करी हमारे साथ। धन्यवाद।